हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पिलाराम साहू। इस वीडियो लेक्चर में हम एमिटर बायस मेथड पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेस बायस मेथड पढ़ा था। उसकी मेन डिसएडवांटेज यह होती थी कि उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट था वह बीटा वेरिएशन और टेम्परेचर दोनों पर ही डिपेंड करता था, जिसके कारण उस मेथड का यूज ऑलमोस्ट नहीं किया जाता। इसमें हम पढ़ेंगे एमिटर बायस मेथड पर। एट फर्स्ट इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। माना यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इसका एमिटर टर्मिनल है। मान लेते हैं एमिटर टर्मिनल ई, इसको मान लेते हैं बेस टर्मिनल बी, और ये कलेक्टर टर्मिनल सी। यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एमिटर होगा एन टाइप का, बेस होगा पी टाइप का, कलेक्टर भी होगा एन टाइप का। इसमें जो है बेस बायस मेथड की तरह ही बेस में एक रजिस्टर लगा रहता है, जिसे बेस रजिस्टर कहते हैं। जनरली इसे डिनोट किया जाता है आरबी से। इसी तरह से कलेक्टर में भी एक रेजिस्टेंट लगा रहता है, कलेक्टर रेजिस्टेंट आरसी। दोनों को एक ही सप्लाई दिया जाता है, और वो सप्लाई मान लेते हैं VCC। मान लेते हैं बेस और कलेक्टर को VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, और ये फिर यहाँ से होकर नेगेटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड रहता है। इतनी चीज़ें तो बेस बायस मेथड और इसमें सेम है। यहाँ एक डिफरेंट होता है, इसमें जो एमिटर होता है इसमें एक रेजिस्टेंट और लगा देते हैं, एमिटर रेजिस्टेंट RE। ठीक है, तो ये VCC का पॉजिटिव टर्मिनल बेस से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड है। दैट मीन्स बेस कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, एमिटर कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पर जो P है वह कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप मटेरियल कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो बेस मीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाता है। मान लेते हैं कि बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB है। इस साइड भी जो VCC का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कलेक्टर से कनेक्टेड है, और जो इसका नेगेटिव है वो कनेक्टेड है एमिटर से। इस तरह से VCE। यहाँ एन टाइप मटेरियल पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड में आ जाता है। ये हो गया। और जो करंट की डायरेक्शन है वो होगी P2N नीचे की ओर। मान लेते हैं बेस रेजिस्टेंट RB में फ्लो होने वाला करंट है IB, और RC में फ्लो होने वाला करंट है IC, और जो टोटल करंट है एमिटर करंट वो आ रहा है नीचे की ओर IE। ठीक है, अब हम जो इनपुट सर्किट है और आउटपुट सर्किट है उसमें KVL अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग KVL इन इनपुट सर्किट, वी गेट। जो इनपुट सर्किट है उसमें KVL लगाते हैं। KVL कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का सम 0 होता है, या अदर वे में कहें कि किसी भी सर्किट में जितना सप्लाई दिया जा रहा है वो सभी उस सर्किट के वोल्टेज की सम के इक्वल होता है। जैसे जो इनपुट सर्किट है दैट मीन्स यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ तक, इसके लिए सप्लाई है VCC, VCC इक्वल टू, यह इन सभी वोल्टेज के सम के इक्वल होगा।
आर बी में फ्लो होने वाला करंट है आई बी, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा आई बी आर बी, आई बी आर बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी ई, और यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है आई ई आर ई प्लस आई ई आर ई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम जानते हैं कि जो करंट आई ई होता है उसका वैल्यू होता है आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जो बेस करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इनकी तुलना में बेस करंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई सी, वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई की जगह क्या रखेंगे आई सी रखेंगे, आई सी आर ई, वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। जो आई सी होता है उसका वैल्यू होता है आई सी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी, तो हम आई सी की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी आर ई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी सी सी इक्वल टू, अब यहाँ से हमें बेस करंट आई बी का मान फाइंड आउट करना है, इसलिए जिसमें आई बी है उसको राइट साइड में रखेंगे और जिसमें आई बी नहीं है उसे लेफ्ट साइड ले आएंगे। जैसे ये है माइनस वी बी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई बी आर ई, वी सी सी माइनस वी बी ई इक्वल टू, यहाँ दोनों में आई बी कॉमन है, आई बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा आर बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। यहाँ से हम आई बी के मान फाइंड आउट कर सकते हैं, आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई अपान आर बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई, और आई बी इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई अपान आर बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन से बेस करंट आई बी की वैल्यू मिलती है। We know that collector current IC is given by IC equal to beta times of IB. So IC equal to, इसमें बीटा टाइम्स हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ वी सी सी माइनस वी बी अपान आर बी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई। यहाँ जो है वी सी सी की वैल्यू वी बी की तुलना में वेरी लार्ज होती है, इसलिए वी सी सी ग्रेटर देन वी बी ई, सो वी कैन नेग्लेक्ट वी बी ई एंड बीटा टाइम्स ऑफ आर ई ग्रेटर देन आर बी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ आर बी को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा आई सी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ वी सी सी अपान बीटा टाइम्स ऑफ आर ई।
ठीक है, ये बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से आई सी इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर ई, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से कलेक्टर करंट आई सी की वैल्यू मिलती है जो कि बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। नाउ अप्लाइंग KVL in output circuit, we get आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ भी सोर्स VCC है, VCC इक्वल टू यहाँ वोल्टेज है RC में वोल्टेज ड्रॉप होगा RC IC, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा IE RE, और यहाँ वोल्टेज है VCE इक्वल टू IC RC प्लस IE RE प्लस VCE। यहाँ से हमें VCE का मान चाहिए, इसलिए यहाँ VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC माइनस IE RE। ठीक है, फिर VCC माइनस IC RC माइनस, हमने प्रीवियस में देखा था जो IE की वैल्यू है वो IC के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए IE की जगह हम IC लिख सकते हैं, IC RE इक्वल टू VCE। यह हो जाएगा VCC माइनस IC दोनों में कॉमन हो जाएगा, RC प्लस RE इक्वल टू VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE। इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 3 एंड 4 से ये क्लियर है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट मीन्स IC और VCE दोनों ही बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। अब हम चेक करते हैं कि ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में स्टेबलाइज है या नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर बायसिंग है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इसके साथ ही साथ बीटा वेरिएशन से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इक्वेशन 3 एंड 4 से क्लियर है कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं IC और VCE दोनों ही बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। अब हम यह चेक करेंगे कि क्या ये टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो लीकेज करंट है उसका मान बढ़ता है, ICO क्या होगा, बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ता है। और जब ICO बढ़ेगा तो एक फार्मूला होता है IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। अगर यहाँ से ICO का वैल्यू बढ़ेगा तो IC का वैल्यू भी बढ़ेगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, IC का वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगा। और जब IC इंक्रीज होगा तो IE भी इंक्रीज होगा, क्योंकि IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB। अगर IC इंक्रीज होगा तो IE भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, IE इंक्रीज होगा। और जब IE इंक्रीज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, IE RE ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि यह IE और RE का प्रोडक्ट है। अगर IE का मान बढ़ेगा तो पूरे का मान भी बढ़ेगा। और जब ये वैल्यू बढ़ेगा उस कंडीशन में क्या होगा, बेस करंट जो है वो घटने लगता है। और जब बेस करंट घटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा,
आई सी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी। अगर आई बी घट रहा है तो क्या होगा, आई सी भी घटेगा। दैट मीन्स आई सी क्या होगा, घटेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में चेक हो गया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा लीकेज करंट बढ़ेगा, जब लीकेज करंट बढ़ेगा कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और जब कलेक्टर करंट बढ़ेगा इमीटर करंट बढ़ेगा। इमीटर करंट के बढ़ने से जो वोल्टेज ड्रॉप है आई ई आर ई, इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके बढ़ने से बेस करंट कम होगा, और जब बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी कम होगा। तो इस प्रकार जो ये सर्किट है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में स्टेबलाइजेशन देता है। अब देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर, we know that general formula of stability factor is given by S equal to beta plus 1 upon 1 minus beta d I b upon d I c। ये जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल फार्मूला होता है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से आई बी का मान फाइंड आउट करेंगे, फिर वहाँ से डी आई बी अपॉन डी आई सी फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी राइट वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई ई आर ई। वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस, जो आई ई का वैल्यू है वह आई बी प्लस आई सी होता है, ये हो जाएगा आई बी प्लस आई सी, और ये आर ई। यहाँ से हमें बेस करंट आई बी के मान चाहिए। वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई बी आर ई प्लस आई सी आर ई। हमें बेस करंट चाहिए, इसलिए जो जितना में भी आई बी है उसे राइट साइड रखेंगे और बाकी सब लेफ्ट साइड ले आएंगे। वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इक्वल टू आई बी आर बी प्लस आई बी आर ई। ठीक है, फिर यहाँ से वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई इक्वल टू आई बी कॉमन लेंगे, आई बी कॉमन लेंगे तो बचेगा आर बी प्लस आर ई, आर बी प्लस आर ई। फिर यहाँ से आई बी का मान मिलेगा वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई अपान आर बी प्लस आर ई। ठीक है, अगर हम इसे कलेक्टर करंट आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू, पहले तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, 1 अपान आर बी प्लस 1 अपान आर सी। इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका आईसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आर ई। ठीक है, फाइनली यहाँ से डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस आर ई अपान आर बी प्लस आर ई, माइनस आर ई अपान आर बी प्लस आर ई। अब यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे।
DIB अपन DIC। यहाँ से मिलेगा S इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा था, यहाँ का माइनस प्लस हो गया, बीटा RE अपान RB प्लस RE। S इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, 1 का इनके साथ, RB प्लस RE प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE अपान RB प्लस RE। फाइनली S इक्वल टू बीटा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, RB प्लस RE अपान RB प्लस RE प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE। यह जो वैल्यू है हमेशा बीटा प्लस 1 से छोटा होगा, क्योंकि इसको अगर हम लिखें तो हो जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू RB प्लस RE अपान में RB प्लस RE प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RE। ठीक है, छोटा वैल्यू है, इसको बड़ा वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा तो इसका वैल्यू 1 से कम ही मिलेगा, दैट मीन्स उसको मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो फाइनली इसका जो वैल्यू है बीटा प्लस 1 से छोटा आएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, इस क्वेश्चन 6 है। तो इस प्रकार जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का मान यहाँ बेस बायस मेथड से कम है, इसलिए मेथड उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देता है। अब इस मेथड का कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज, इसका एडवांटेज यह है कि यह बेस बायस मेथड की तुलना में ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देता है, और इसका डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसमें बीटा टाइम्स ऑफ RE ग्रेटर देन RB, RE इज ग्रेटर देन RB अपान बीटा। इसमें जो रेजिस्टेंट RE की वैल्यू है उसे RB अपान बीटा के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक लिया जाता है, जिसके कारण होता क्या है, अगर यहाँ RE का मान बड़ा हो तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप दैट मीन्स RE का मान भी जो है बहुत अधिक हो जाता है। अगर इसका मान अधिक है तो जो इसको सप्लाई दिया जाता है VCC, उसका अधिकांश भाग वोल्टेज ड्रॉप के रूप में चला जाता है। तो अगर हम इस मेथड यूज करना चाहते हैं तो हमें बहुत अधिक सप्लाई की ज़रूरत होती है, और सप्लाई अधिक होने की वजह से ट्रांजिस्टर अधिक समय तक वर्क करने के कारण जो है जलकर खराब हो जाता है।